and in that fifth chapter, government functions and scope. In this chapter, we are going to study these topics. In the present video, we will discuss these two topics: what is trinity of government functions and why government provides public goods. And the rest of the topics shall be covered in the subsequent videos. So let's start with the topic for the video. ट्रिनिटी ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस। हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट हम लोगों के इर्द गिर्द है, हर जगह हमारे एक्टिविटीज में गवर्नमेंट का कोई ना कोई रोल होता ही है। अभी गवर्नमेंट पॉलिटिकल सोशल सारे एक्शंस लेती है, लेकिन क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी में गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो गवर्नमेंट के तीन बेसिक फंक्शन होते हैं, उसको तीन फंक्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। First one is allocation function, another is distribution function and third one is stabilization function. एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं, एक एक को समझते हैं क्या होती हैं ये सारी चीजें। In the allocation function, government provides public good which cannot be provided by free market mechanism. Free market mechanism का मतलब क्या है? Free market mechanism का मतलब सिंपली समझो, कोई भी एक गुड है, उसकी डिमांड भी होगी और उसकी सप्लाई भी होगी। तो डिमांड और सप्लाई की इंटरेक्शन की वजह से जो प्राइस एस्टेब्लिश होता है मार्केट में, उस प्राइस पे कंज्यूमर्स विलिंग होंगे चीजों को खरीदने के लिए। अब कोविड-19 टाइम पे जाते हैं, कोविड-19 के टाइम पे जब ब्रेकआउट हुआ तो अचानक से सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ गई थी और सप्लाई उतनी की उतनी थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गए। अभी यहाँ पे ये प्राइसेस बढ़े क्योंकि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन फिलहाल नहीं था, और जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जाते वो बढ़े हुए प्राइसेस पे ही लोग खरीदते चीजों को। ठीक है, तो ये फ्री मार्केट मैकेनिज्म है जिसमें किसी और का इंटरवेंशन नहीं है, केवल डिमांड और सप्लाई इनका इंटरेक्शन हो रहा है और इनके इंटरेक्शन की वजह से एक प्राइस सेटअप हो रहा है। ठीक, अब कुछ सामान ऐसे होते हैं जो फ्री मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू नहीं प्रोवाइड करे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की भारी कमी थी, तो रेलवेज को फ्री मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू नहीं पहुंचाया जा सकता था। क्यों? क्योंकि रेलवेज की एस्टेब्लिशमेंट में कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती। ठीक है, हाई कॉस्ट होती। ठीक, हाई कॉस्ट को अगर इंडस्ट्री लगाती, प्राइवेट इंडस्ट्रीज अगर उस हाई कॉस्ट को इन्वेस्ट करती तो उस हाई कॉस्ट को रिकवर करने के लिए प्राइसेस भी हाई रखती, मतलब प्राइसेस नहीं, फेयर्स भी हाई रखती, क्योंकि इंडिया में इनकम उतनी ज्यादा थी नहीं, तो लोग शायद उसको पे ना कर पाते उन फेयर्स को और उस पर शायद ना जाते। उसकी वजह से क्या होता, नॉन कमर्शियल वायबल है, कमर्शियली इसको प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है, तो इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्री शायद आती ही ना रेलवेज को एस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है, अभी जो सिचुएशन है वो अलग सिचुएशन है, मैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ। तब गवर्नमेंट ने क्या करा, ये जो रेलवेज की सर्विस है गवर्नमेंट ने एलोकेट करी पब्लिक को। गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन द रेलवे स्ट्रक्चर and railway infrastructure and government allocated railway services to the people। तो ये होता है एलोकेशन फंक्शन की, मतलब जो चीजें आपको प्रोवाइड नहीं करी, जैसे जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर आपको फ्री मार्केट पॉलिसी के थ्रू आपको प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता है, तो ऐसी सर्विसेज और ऐसे गुड्स हम लोगों को गवर्नमेंट एलोकेशन के थ्रू प्रोवाइड कराया जाए। सिमिलरली रोड, एडमिनिस्ट्रेशन, क्लीन एनवायरमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो फ्री मार्केट मैकेनिज्म में नहीं आ सकते। अब दूसरा फंक्शन गवर्नमेंट का है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या हुआ, सिंपली बांटा जा रहा है तो बांट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। कैसे? देखिए, दो इंडिविजुअल हैं, इसके पास इनकम, ये हाई नेटवर्थ इनकम है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNI है, और दिस पर्सन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL। ठीक, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स दिस पर्सन इसकी नेटवर्थ पे, जिसके रिटर्न में गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, एंड गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स दिस मनी अमंग द पुअर, ताकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाया जा सके, उनको पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाया जा सके। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग रिसोर्सेज, कलेक्टिंग टैक्सेस, कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम वन सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू अनदर सोर्स। तो दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एग्जांपल है,
डायरेक्ट इनकम असिस्टेंस के रूप में भी हो सकता है, सब्सिडीज के भी रूप में हो सकता है, या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो चलाते हैं लोगों को राशन देने का, उसके फॉर्म में भी हो सकता है। सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, डिफरेंट एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट के पास जो तीसरा फंक्शन होता है वो होता है स्टेबलाइजेशन का। स्टेबलाइजेशन, स्टेबल किसको कर रहे हैं? स्टेबलाइजेशन आ रही है इकोनॉमिक सिस्टम में। इकोनॉमिक्स हम लोग देखते हैं कि बिजनेस साइकिल अप एंड डाउन चलता रहता है। दिस इज आवर बूम पीरियड, बूम, एंड दिस इज आवर रिसेशन। तो ये साइक्लिक इवेंट्स इकोनॉमी में चलते रहते हैं। गवर्नमेंट का इसमें इस टाइम पे फंक्शन क्या होता है कि गवर्नमेंट किसी तरीके से काउंटर साइक्लिक मेजर अपनाए। काउंटर साइक्लिक मेजर मतलब जो साइकिल यहाँ पे चल रहा है उसके अपोजिट ट्रेंड को अडॉप्ट करना शुरू करे। अगर बूम चल रहा है तो किसी हिसाब से बूम को सप्रेस करे, और जब रिसेशन ट्रेंड आ रहा है तो किसी तरीके से गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में बूम लेके आए, ताकि जो नेट इफेक्ट आता है इनकम में, मैं तीसरी लाइन यहाँ पे यूज करता हूँ, जो नेट इफेक्ट आएगा हमारे बिजनेस साइकिल में वो कुछ ऐसा होगा, मोर और लेस सेम। क्योंकि अगर इतना मार्केट बूम पे जा रहा है तो गवर्नमेंट ने इतना रिसेशन अपने पे इंक्लूड करा, जिसकी वजह से हमारी जो बिजनेस साइकिल है मोर और लेस एक फ्लैट लाइन पे ही आगे बढ़ते रहे। गवर्नमेंट बूम को क्यों सप्रेस करने की कोशिश करेगी, क्यों बूम के टाइम पे रिसेशन लेके आएगी? उसका कारण है कि जब बूम आ जाता है तो इन्फ्लेशन भी आ जाता है। बिना महंगाई की चीजें प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता, या फिर ये कहें कि जब भी प्रोडक्शन बढ़ता है तो महंगाई उसके साथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो आउटपुट बढ़े, इनकम बढ़े, ग्रोथ हो, ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन इतनी ना बढ़ जाए कि एक आम आदमी अफोर्ड ना कर पाए उस ग्रोथ को। तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर काउंटर साइक्लिक मेजर्स को यूज करती है। दिस इज काउंटर साइक्लिक मेजर। और सिमिलरली जब आपका रिसेशन है, रिसेशनरी ट्रेंड है ये, तब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में बूम लेके आती है कि टोटल एक्सपेंडिचर पूरी इकोनॉमी में ऑलमोस्ट एक सेम लाइन पे रहे, उसमें ज्यादा फर्क ना आए। क्योंकि अगर रिसेशन बहुत स्ट्रांग होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, और उससे रिलेटेड और भी ज्यादा सिचुएशंस हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के तीन फंक्शन है। पहला है एलोकेशन, हम लोगों को पब्लिक गुड्स को एलोकेट करती है गवर्नमेंट। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि ग्रोथ इवन रह सके। और तीसरा होता है स्टेबलाइजेशन थ्रू अडॉप्टिंग काउंटर साइक्लिक मेजर्स। ठीक है, अब एक बात समझने वाली ये है कि जिन गुड्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उन गुड्स को हम लोग बोलेंगे पब्लिक गुड्स। ठीक, पब्लिक गुड्स का एक नेचर हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो नॉन राइवलरस होते हैं, जिनके अंदर राइवलरी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बर्गर खा रहा हूँ, ठीक, मैकडोनल्ड्स या फिर बर्गर किंग से, वहां पे मैं बर्गर मैंने ऑर्डर करा और वो मुझे मिल गया, तो जो बर्गर मेरे हाथ में है वो किसी और को नहीं मिल सकता है। ठीक है, उस पे केवल और केवल मेरा ही राइट है और मैं ही खाऊंगा उसको। तो यहाँ पर क्या है, राइवलरी है। इफ आई एम कंज्यूमिंग वन बर्गर, देन आई एम snatching away the opportunity from another person to consume the same burger। अगर मैं एक बर्गर खा रहा हूँ तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी दूसरों से छीन ली है कि वो बर्गर कोई और ले सकता है। या फिर मैं कोई एक बाइक परचेज कर रहा हूँ, तो अगर मैंने एक बाइक को परचेज करी है तो इसका मतलब ये है कि दूसरा इंडिविजुअल उस बाइक को परचेज नहीं कर पाएगा। सेम सेट ऑफ बाइक जैसी कर लेगा, उसी ब्रांड की कर लेगा, वही मॉडल कर लेगा, लेकिन वही बाइक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें राइवलरी होती है। तो ये पर्सनल गुड्स होते हैं जो मेरे पर्सनल कंजप्शन के लिए है, और इसके अंदर एक राइवलरी होती है। लेकिन एक इंसान पार्क के अंदर चल रहा है और फ्रेश एयर को एंजॉय कर रहा है, तो जो फ्रेश एयर है उसी के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है। वो कह सकता है कि ये जो पार्क की पूरी फ्रेश एयर है मुझे मिले, या फिर मेरे पास मैकेनिज्म है कि मैं पैसे दे रहा हूँ, कुछ करके फ्रेश एयर मुझे सारी की सारी प्रोवाइड करो। दैट इज इम्पॉसिबल। तो उसमें राइवलरी नहीं है। सो दीज आर नॉन राइवलरियस गुड्स। तो सबसे पहली चीज है पब्लिक गुड्स की, पब्लिक गुड की कि वो नॉन राइवलरस है। फर्स्ट थिंग, नॉन राइवलरस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि नॉन वायबल होते हैं पब्लिक गुड्स कमर्शियली, नॉन वायबल कमर्शियली। ठीक है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको
वायबल नहीं कर सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने इसका एग्जांपल इन फॉर्म ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर या फिर रेलवे एक्सपेंडिचर के एग्जांपल से हम लोगों ने उसको समझने की कोशिश करी। उसमें भी हम लोगों ने इस कारण को समझा कि हम लोग ये नहीं बता सकते कि कौन किसको वो सर्विस चाहिए, किसको नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे इसको दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दिस इज अ कंट्री एंड दिस इज अनदर कंट्री, कंट्री बी, एंड दिस इज कंट्री ए। अभी एक प्राइवेट एंटरप्राइज है एबीसी कॉर्पोरेशन। एबीसी कॉर्पोरेशन वो तैयार है कि मैं कंट्री ए को डिफेंस प्रोवाइड करवाऊंगा कंट्री बी से, बी फ्रॉम कंट्री बी टू कंट्री ए आई विल प्रोवाइड डिफेंस। तो उसके बदले में एबीसी कॉर्पोरेशन क्या करेगा? एबीसी कॉर्पोरेशन विल चार्ज पीपल कि मुझे पैसा दो। अभी मान लेते हैं यहाँ पे एक पर्सन है, वो कहता है ठीक है मैं एबीसी कॉर्पोरेशन को पैसा देने के लिए तैयार हूँ इन रिटर्न ऑफ डिफेंस, जो मुझे डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे नहीं चाहिए एबीसी कॉर्पोरेशन का डिफेंस, मैं उसको पे नहीं करने वाला हूँ। अब एबीसी कॉर्पोरेशन ये तो कह नहीं सकता ना कि ठीक है मैं इसको ही केवल डिफेंस प्रोवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक कंट्री को डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो तो सबको करा रहे हो। तो ऐसे में दिस पर्सन विल बी अ फ्री राइडर। तो ऐसे में आप पब्लिक गुड्स की एक और खासियत है कि पब्लिक गुड्स क्योंकि नॉन राइवलरस होती हैं, आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो किसी को। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि किसको जरूरत है किसको जरूरत नहीं है। फ्रेश एयर के लिए आप चार्ज नहीं कर सकते हो कि आपने अगर कर भी दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई फ्रेश एयर कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो दिस इज अनदर फीचर ऑफ पब्लिक गुड्स। अनदर थिंग कि गवर्नमेंट कभी कभार प्रोविजनिंग करती है पब्लिक गुड्स की, कि पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, तो कराती क्यों है? कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड बड़ी इनइलास्टिक होती है। अब इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है? नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ये डिमांड कर्व को अगर हम लोग देखें तो डिमांड कर्व कुछ ऐसा होता है। डिमांड, ठीक है, ये क्वांटिटी डिमांडेड होती है और ये होता है प्राइस। तो जैसे जैसे प्राइस हाई रहते हैं वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम रहती है, और जैसे जैसे प्राइस लो हो जाएंगे, सपोज दिस इज P2, वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, ज्यादा क्वांटिटी की आप लोग डिमांड करने लग जाएंगे। सो दिस इज द आइडियल सिचुएशन कि मतलब नॉर्मली मार्केट में डिमांड ऐसे बढ़ती है कि ग्रेटर द प्राइस इज लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस इज हायर द डिमांड। ये होता है नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन जब डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है तो हमारे पास डिमांड कर्व थोड़ा बदल जाता है। डिमांड ऐसी हो जाती है, दिस इज आवर डिमांड कर्व। नो मैटर व्हाट प्राइस यू कीप, आप प्राइस P1 रखो, प्राइस P2 रखो, प्राइस P3 रखो, या फिर मिलियन ट्रिलियन जो भी रखना है, डिमांड चेंज नहीं होगी। डिमांड उतनी की उतनी ही है। इसका मतलब ये किस ऐसी चीज की डिमांड दिखा रहा है जो चीज हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कम हम लोग इसको नहीं रख सकते, और इससे ज्यादा भी हम लोगों को रखने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सिचुएशंस क्या आ जाती हैं? ऐसे सिचुएशन आ जाती हैं कि सपोज आप ऑपरेशन थिएटर में हो और आपकी बाईपास सर्जरी होनी है या फिर हार्ट की सर्जरी होनी है और वहां पे स्टंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप स्टंट लेने जा रहे हो तो वो 20,000 में चाहे मिले, चाहे 40 में मिले, चाहे 80 में मिले, चाहे 2 लाख में मिले, 4 लाख में मिले, विल बी विलिंग टू पे द प्राइस ऑफ इट। ठीक है, जान है तो जहान है वाली बात आ जाती है इसमें। या फिर कुछ ऐसी चीज जैसे एजुकेशन हो गया और नमक हो गया, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनकी डिमांड बड़ी इनइलास्टिक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना हाई प्राइस रखते हो, लोग उतने को उतना ही उसको कंज्यूम करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में उन गुड्स को गवर्नमेंट पब्लिक गुड की तरह प्रोवाइड कराती है, कि मतलब गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कराती है एट अ फिक्स्ड प्राइस कि अगर इतनी क्वांटिटी है तो मैं इस प्राइस पे लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। अगर मार्केट में ऊपर चला जाता प्राइस, देन गवर्नमेंट विल बी इनकरिंग दैट लॉस। ओके, तो एक ये तरीका होता है, ये कारण होता है कि गवर्नमेंट इनइलास्टिक डिमांड, उन चीजों की जिनकी डिमांड बड़ी इनइलास्टिक है, चेंज नहीं होती है प्राइस के साथ, उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है ताकि लोगों को सस्ते दाम पे प्रोवाइड कराया जा सके। कि अमीर आदमी अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब आदमी अफोर्ड शायद करने में उसको दिक्कत हो।
अब कुछ ऐसी इकोनॉमीज होती हैं जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है लेकिन उसको केवल लार्ज स्केल पे ही प्रोवाइड कराया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वही इंडिपेंडेंट इंडिया वाला एक एग्जांपल देख लो, रेलवेज। रेलवेज को अगर आप कह दो कि मैं केवल 2 शहर के बीच में चलाऊंगा, सिटी 1 एंड सिटी 2, तो आप उसको कमर्शियली वाइबल कर पाओगे क्या? वहां से इतना बड़ा खर्चा आप कर रहे हो, इतना बड़ा नेटवर्क आप बिछा रहे हो, फिर ट्रेन रोज चलेगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। अब उसी ट्रेन को आप कह दो कि नहीं, सिटी 1 सिटी 2, फिर उसी ट्रेन को मैं सिटी 3 पे ले जाऊंगा, फिर सिटी 4 पे ले जाऊंगा, और सो फोर्थ एंड सो ऑन, मैं 100 सिटी में उसको ले जाऊंगा घुमाते घुमाते। हाँ, तो हो सकता है फिर आपकी कमर्शियल इनकम बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि 1 टू 2 पे शायद उतने लोग ना हों, लेकिन 1 टू 3 जाने के लिए बहुत लोग हों, या फिर 2 टू 7 जाने के लिए बहुत लोग हों, स्टेशन 2 टू स्टेशन 7। तो इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट इसमें से तभी निकाला जा सकता है कि जब मैं इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क सेटअप करूंगा। उससे पहले प्रॉफिट मुझे नहीं आ पाएगा। अब इतना बड़ा नेटवर्क सेटअप करने के लिए हो सकता है देश में इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी ना हो कि कोई प्राइवेट इंटरप्राइज आ सके, तो इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे एक्सपेंडिचर्स करती है। तो ये हम लोगों ने अभी ब्रीफ आइडिया लिया कि गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे करती है, अपने एक्सपेंडिचर्स को कैसे मैनेज करती है, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या होता है। आगे की हम लोग गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट फंक्शन को पढ़ें उससे पहले आप लोग ये कर सकते हैं कि एक बार स्प्रिंट यूपीएससी के ऐप को डाउनलोड करो, और वहां वो आप एंड्रॉइड डिवाइसेस पे और एप्पल डिवाइसेस दोनों पे डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आप टेस्ट क्रिएट करो, सब्जेक्ट वाइज अगर आपको करनी है तो सब्जेक्ट वाइज कर लो, स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से अगर आपको टेस्ट क्रिएट करने हैं तो स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से कर लो। एनसीईआरटी के ऊपर टेस्ट आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जो भी आप यहाँ से पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिस करोगे, या कहीं से भी पढ़ रहे हो यहाँ पे प्रैक्टिस करो, आपके कंसेप्ट में और क्लैरिटी आएगी। एग्जाम एंग्जाइटी कैसी होती है उसके बारे में आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे कोट लिखा हुआ है, हनी बी कलेक्ट्स नेक्टर फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर टू मेक वन ड्रॉप ऑफ हनी। इतना हार्डवर्क चाहिए होता है हनी बनाने के लिए, तो आपको भी स्वीटेस्ट रिजल्ट के लिए इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा। So thanks and have a nice day, and let's meet in the next video.